अम्बेडकरवादी कई एमएलए एमपी मंत्रियों से भारी होता है। संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो ही भारत बचेगा, ये भी बता दूं, वरना भारत के टुकड़े होने तय हैं। कावड़ लेने जाने से कोई अमीर बनता, कोई ताकतवर बनता, तो पुजारियों के बच्चे भी कावड़ लेने जाते, मंत्रियों के एमपी एमएलए के बच्चे भी कावड़ लेने जाते, व्यापारियों के बच्चे भी कावड़ लेने जाते। आएगा जो कावड़ लेने जाते, कितने लोग करोड़पति बन गए? कोई बताएगा जितने धार्मिक जुलूस होते हैं, निकलते हैं, जिसके अंदर तलवारें लहराई जाती हैं, वो किस जाति किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? बुद्धि और विवेक से, दिमाग से लड़ाई लड़के 12% लोग देश के सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं। ऐसा संभव है क्या? 88% को क्या 12% लोग हरा सकते हैं क्या? 15 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, आपको पता ही नहीं है। एक भी रिजर्व सीट से डॉक्टर बने व्यक्ति से ऑपरेशन में कोई अगर अंदर पेट में कुछ छूट जाता तो ये 50 जगह एग्जाम्पल देते, एक एग्जाम्पल आज तक कोई नहीं दे पाया। मैं ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ सारा व्यापार इसको हम देख लेंगे। तो भैया तुम अपना धर्म की रक्षा करो और देश का शासन, सत्ता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, सारा देश का व्यापार, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को वो देख लेंगे। वो देख रहे हैं, उस सब पे उनका कब्जा है, आपको कल का भाई नहीं। भाई जितने आज तक देश में दंगे में, उसका सर्वे कर लीजिए, आरटीआई लगाकर उसकी सूचना ले लीजिए। दंगों में जो मारे गए वो किस जाति और किस धर्म के थे, उसके बाद दंगों में जो पकड़े गए दंगा करने के लिए वो किस जाति और किस वर्ग के थे, और जिनको सजा हुई वो किस जाति और किस धर्म के थे, और कोर्ट को केस को लड़ने के लिए जिनकी प्रॉपर्टी बिकी, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी लगा दी, सब कुछ बेचकर, वो किस जाति और किस धर्म के थे। अगर इतनी छोटी सी बात आप जान ले तो आपको समझ आएगा। आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। अगर कावड़ लेने जाने से कोई अमीर बनता, कोई ताकतवर बनता, तो पुजारियों के बच्चे भी कावड़ लेने जाते, मंत्रियों के एमपी एमएलए के बच्चे भी कावड़ लेने जाते, व्यापारियों के बच्चे भी कावड़ लेने जाते। वो तो कावड़ लेने जाते नहीं, तुम क्यों जा रहे हो? जवाब है किसी के पास? तुम्हें क्या मिला? क्या कोई बताएगा? कोई बताएगा? भाई तो जब तक आप समस्या को जानोगे नहीं, कह रहे बीमार है, बीमार तो ठीक है, बीमारी के कारण को तो जान लो, सीधा इलाज करवा लो, इलाज हो नहीं रहा, होगा भी नहीं। बीमारी क्या है, उसके कारण क्या है, अगर आप बीमारी को जान के उसके कारण को जान लोगे तो इलाज करने में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर भी जब बीमारी का इलाज करता है, उसको इलाज से असर नहीं होता, तो वो भी उसके ब्लड टेस्ट कराता है, तरह तरह के टेस्ट कराता है डायग्नोज करने के लिए कि बीमारी का कारण जान ले। और जब बीमारी का कारण जान लेता है उसके बाद इलाज होता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग दर्द से करा रहे हैं, चीख रहे, दर्द हो रहा है, पर उसके कारण को जानने की कोशिश नहीं करते, ना उसका इलाज करने की कोशिश करते। अरे वो लोग बुद्धि और विवेक से, दिमाग से लड़ाई लड़के 12% लोग देश के सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं। ऐसा संभव है क्या? 88% को क्या 12% लोग हरा सकते हैं क्या? डाइवर्सिटी का सिद्धांत लागू होना चाहिए, लेकिन होगा कब? आप धर्म की रक्षा करो ना, तुम्हें क्या लेना डाइवर्सिटी से? 15 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, आपको पता ही नहीं है। अरे हम भी स्कूल से पढ़े, सरकारी में पढ़ के आए भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल में, हम भी वहां से पढ़ के फिर वकील बने,
कामयाब वकील बने, एमएलए बने, मंत्री बने तो वो भी कामयाब बने। ऐसे नहीं बन के बैठ गए आता जाता कुछ नहीं है। पढ़ना पड़ता, अध्ययन करना पड़ता, सच को जानना होता है। आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं सच को, आंख मीच के लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे कभी तो सोचो, जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, सारे सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट होते नहीं थे, पढ़ाई का स्तर एक जैसा था, टीचर करता तो था भेदभाव। जैसे मैं आगे सीट पे बैठ के तो मुझे उठा के पीछे बिठा देता था, अपने बच्चों को आगे बिठा देता था, पक्षपात तो होता था। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जब वो चौक लेकर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। तो जिसके अंदर दम होता था वो डॉक्टर अम्बेडकर बन जाता। कहते हैं मेरिट नहीं है, काबिलियत नहीं है। जैसा केसी त्यागी जी बता रहे थे कि वो डॉक्टर कहते थे लोग मर जाएंगे, ऐसे ऐसे डॉक्टर बन रहे 15-20% मार्क्स पे। अगर एक भी रिजर्व सीट से डॉक्टर बने व्यक्ति से ऑपरेशन में कोई अगर अंदर पेट में कुछ छूट जाता तो ये 50 जगह एग्जाम तो देते, एक एग्जाम्पल आज तक कोई नहीं दे पाया। मैं ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी पुल जितने गिर रहे हैं, अगर उस पुल को बनाने का इंजीनियर इंचार्ज अगर कोई ऐसी होता तो अखबारों में ऊपर मोटे मोटे शब्द में नाम छपा होता कि कोटे से चुन के आ गए और देखो इनमें काबिलियत नहीं है, देखो ये ब्रिज गिर गया। ये जितने पुल गिर रहे हैं, जितना ऑपरेशन में अंदर कुछ छूट रहा है, ये वही कैपिटेशन की, वही जो अपने आप को सोकोल्ड अपर कास्ट बोलते हैं ना, ये सब उनकी वजह से हो रहा है, वही शामिल है। उन्हीं के ऑपरेशन फेल होते हैं, उन्हीं के बनाए पुल। अच्छी कह के गए हो केसी त्यागी जी, मैं तो चाहता था मुझे भी सुन ले जाए, कोई बात नहीं, वीडियो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कह के गए, इस संविधान को बचाने के लिए मरना सीखो, संविधान को बचाने के लिए लड़ना होगा। संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो ही भारत बचेगा, ये भी बता दूं, वरना भारत के टुकड़े होने तय हैं। जो लोग संविधान बचाने की जिम्मेदारी ले रहे वो सब भारत को तोड़ने की भी जिम्मेदारी लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर में जब तक खून है, हमारे अंदर सांसें हैं, हम किसी कीमत पर भारत के संविधान को बदलने नहीं देंगे। इस सपने को छोड़ दें, वो देखना, ये सपना उनका सपना रह जाएगा। अभी तो उन्हें इस बात की चिंता शुरू हो जानी चाहिए, 88% अपना हक लेने आ गया है, तुम्हारी ताकत है तो रोक लेना, रोक नहीं पाओगे। और जो भी राजनीतिक पार्टी सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा बने उसे उखाड़ के फेंक दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, कब तक चलेगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये केवल कहने से नहीं, इसको आंदोलन में परिवर्तित कर दो और इसी चुनाव में कर दो। ये चुनाव 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कोई व्यक्ति संविधान बदलने वाली ताकतों के साथ वोट देने के लिए, दिलवाने के लिए खड़ा होता, समाज का गद्दार घोषित करो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, ऐसे नेताओं को भी। वो नेता देश के गद्दार हैं, समाज के गद्दार हैं, जो संविधान बदलने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। अब तो दो में से एक रास्ता चुनना होगा, या मनुवाद या अम्बेडकरवाद। डुलमुल रवैये से काम चलने वाला नहीं है। एक इस नाव पे पैर, एक इस नाव पे पैर, डूबना तय है। जिंदा रहना है तो जिंदे होने का सबूत पेश करो, लड़ाई लड़ो। तय करना पड़ेगा, या तो अम्बेडकरवाद, या तो आप संविधान के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, या फिर आप मनुवाद के साथ हैं, आप संविधान बदलकर मनुस्मृति लाने वाले लोगों के साथ हैं। फिर समाज तय कर लेगा किसको जिताना है। बस एक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग यहां सभागार में बैठे केवल ये नहीं सुन रहे हैं, पूरे देश के अंदर बैठे कोने कोने में हमारे लोग हमें सुन रहे हैं। ये भी वीडियो पूरे देश के कोने कोने में जाएगी। एक फायदा तो हुआ सोशल मीडिया का। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, बेसिकली वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्हें देखना बंद करो, मैं कितने बार कह चुका हूं, उन्हें मत देखो, क्योंकि उनका काम, उनका एजेंडा, उनको पैसा इसीलिए दिया जा रहा है कि तुम्हें तो केवल महिमा मंडन बीजेपी और उनके नेताओं का करना है, उसको किसी भी तरह सत्ता में वो बने रहें। लेकिन वो जितनी मर्जी ताकत लगा लें, 2024 में 200 से नीचे आ जाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं।
वो जितने सारे पूंजीपतियों के साथ लगा लेना, अपने सारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा लेना। हम भी इधर पूरी तरीके से दंड बैठक लगा कर तैयार हैं। इस बार 2024 में 200 से नीचे लाना उन्हें, और अपनी लड़ाई, हमें कोई ये भी नहीं है कि भाई कांग्रेस आए कौन आए, 27 से मुझे लेना देना नहीं है कुछ भी कौन आए, बस संविधान को बचाने के लिए इस एनडीए को हराना जरूरी है। इसके बाद दूसरी लड़ाई भी शुरू होगी, उसकी भी तैयारी कर लेना। जब ये एनडीए हारेगा और इंडिया की सरकार बनेगी, फिर जिस सामाजिक न्याय की को मुद्दा बना के हम उनको ताकत देने वाले ना, उसको लागू करवाना इतना आसान नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं हमने 2011 में जातिगत जनगणना करवाई थी, मैं पूछना चाहता हूं उसके आंकड़े जाहिर क्यों नहीं किए? कौन जिम्मेदार था? 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई मंडल कमीशन पर, इंदिरा साहनी वर्सेस इल्लुमिनाटी केस में, उसको नोटिफिकेशन करने में 1 साल क्यों लगा? ईडब्ल्यूएस को तो 1 दिन में कर दिया, तुमने क्यों 1 साल लगाया? जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए तुमने? तुम्हें भी बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उन सब बात को भूलने को तैयार हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ज्यादा बड़ी है। तुम्हें तुम बाद में देख लेंगे, तुम्हें बाद में देख लेंगे। अगर तुमने सामाजिक न्याय नहीं दिया तो ध्यान रहे, मरते मरते तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं। खत्म तो तुम हो ही लिए थे, आ गए ना सामाजिक न्याय पे, तभी तो बचाने हम चले। तो हम तुम्हें बचाने का वादा कर रहे हैं, तुम्हें सत्ता देने का भी वादा कर रहे हैं, लेकिन तुम अपना वादा सामाजिक न्याय देने का भूल मत जाना। तो साथी, इस आंदोलन को देश के कोने कोने में लेकर हम लोग जा रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी इस बात की इच्छा नहीं है और ना इस बात का डर है कि हम भविष्य में कभी एमपी एमएलए मंत्री कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि ये एमपी एमएलए मंत्री दूर से देखने में लगता है। मेरा तो बस एक ही समझ में आ रहा है, हम अच्छे इंसान बने, लोगों के मददगार बने, और अपने लोगों की हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। एक सच्चा अम्बेडकरवादी कई एमएलए एमपी मंत्रियों से भारी होता है। तो हमारी तो कोशिश ये चलिए हम सच्चे अम्बेडकरवादी बन जाएं, बस सब कुछ पा लिया, और कुछ नहीं चाहिए। जीना जलील होकर दोजख से कम नहीं, और इज्जत से कर जान जाए तो वो भी गम नहीं। बस इन शब्दों के साथ कि आप इसको एक भाषण के तौर पर ना लें, ये मेरे दिल की भावना है। मैं मर सकता हूँ, ना कभी बिकूंगा, ना कभी झुकूंगा, ना कभी डरूंगा। इसलिए मुकदमा बना के जेल में डाल दे। जेल में जाके भी बहुत लोगों ने आंदोलन लड़ा, जेल में रह के भी आंदोलन करेंगे, और रोड पे भी आंदोलन करेंगे, और अगर संसद में गए वहां भी आंदोलन करेंगे। जाए या ना जाए, आंदोलन नहीं रुकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।